स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी फाइंड। इस चैनल पर एमएससी और बीएससी बॉटनी से रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं उन सभी के टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमएससी फाइनल ईयर बॉटनी का पेपर प्लांट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन की यूनिट 1 प्लांट बायोडाइवर्सिटी। आज की हमारी है पहली क्लास। इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी एंड स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी की। कंसेप्ट ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी हमें ये बताती है कि हमारी अर्थ पे बहुत तरीके की प्लांट स्पीशीज है, यानी कि हमारे पास बहुत ही छोटे ग्रासेस से लेकर के बहुत ही बड़े ट्रीज भी हैं और इन्हीं के बीच में हर्ब्स, श्रब्स, ये सारे प्लांट्स भी आते हैं। यानी कि हमारे पास एक वास्ट वैरायटी है और इसी वैरायटी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। दैट इज दी वैरायटी ऑफ लाइफ। बायोडाइवर्सिटी का टर्म का मतलब। अब हम ये देखेंगे कि की एस्पेक्ट्स क्या है प्लांट बायोडाइवर्सिटी के, यानी कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है या वो कौन सी पर्सपेक्टिव है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्लांट की डाइवर्सिटी है, वेराइटीज है। तो इसमें सबसे पहले स्पीशीज डाइवर्सिटी। हम देख सकते हैं कि हमारी अर्थ पे बहुत तरीके के प्लांट स्पीशीज है। ये आप अपने आसपास एनवायरनमेंट में भी देख सकते हो कि आपको हर जगह पर अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। आप ही के आसपास में आपको अशोक का पेड़ भी मिल जाएगा, तो आपको तुलसी का पौधा भी मिल जाएगा, ठीक है। और कहीं पर आपको मैंगो का बहुत बड़ा पेड़ भी मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास स्पीशीज में भी बहुत सारी वेराइटीज हैं। दूसरा है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज अलग अलग एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के केपेबल होती है। यानी कि स्पीशीज वो एक है, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहती हैं तो उनके पास में कुछ स्पेसिफिक अडेप्टेशंस आ जाती हैं। इसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकेंड है हमारे पास में इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग प्लांट की जो कम्युनिटीज है जो कि मिलकर करके एक इकोसिस्टम बनाती है। यानी कि इकोसिस्टम कैसे बनता है? सबसे पहले कोई एक इंडिविजुअल है, जब वो सेम इंडिविजुअल की तरह बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो एग्जैक्टली उसी के जैसे हैं, जब वो एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं तो वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। और जब किसी दूसरी स्पीशीज की पॉपुलेशन भी वहां पर आ जाती है तो ऐसे दो तीन पॉपुलेशंस अलग अलग तरीके की हो जाती हैं, तो फिर वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। और जब ऐसी अलग अलग कम्युनिटीज जब आ जाती हैं, यानी कि अगर हम प्लांट की बात करेंगे ना, तो प्लांट के अलग अलग स्पीशीज अपनी एक कम्युनिटी बना रही है, एनिमल्स के अलग अलग स्पीशीज अपनी कम्युनिटी बना रही है। तो जब दोनों कम्युनिटीज आ करके एक साथ रहने लग जाती हैं तो ये हमारा पूरा इकोसिस्टम बनाती है। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के लिए भी प्लांट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है रेन फॉरेस्ट, सवानास, कोरल रीफ्स का। तो रेन फॉरेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि वहां पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ठीक है, प्लांट की डाइवर्सिटी बहुत है और इसी वजह से वह एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी बहुत है, क्योंकि एनिमल्स को अच्छा खासा घर मिल रहा है प्लांट्स की फॉर्म में वहां पर रहने के लिए। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है हमें प्लांट्स के अंदर। ओके, जैसे कि ये जो हमने दोनों पॉइंट्स की बात करी थी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी की, वो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास में सेराका अशोका यानी अशोका का पेड़ जो कि हमें आराम से देखने को मिल सकता है। फिर कैलोटोपिस प्रोसेरा आक जो कि दूसरी स्पीशीज है, वो भी हमें आराम से देखने को मिल सकती है अगर आप डेजर्ट एरियाज में राजस्थान वगैरह में रहते हो तो। फिर ओसिमम सैंक्टम तुलसी, ये भी हमें कॉमनली घरों में देखने को मिल जाती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया ब्लैक मैंग्रोव का। ब्लैक मैंग्रोव एक प्लांट है जो कि कोस्टल एरियाज में ग्रो करता है। अब इसकी खास बात ये है कि आप जैसे इमेज में देख पा रहे हो कि ये जो मैंग्रोव का प्लांट है, ये इस एक तरफ से तो जंगल के अंदर होगा और एक तरफ से समुद्र के पास होगा। अब जो समुद्र के पास वाला इसका एरिया है वो है तो पूरे प्लांट में मैंग्रोव ही, यानी कि जो जमीन की तरफ है, जंगल की तरफ है, इनलैंड की तरफ है, वो भी मैंग्रोव है। और जो सी वाटर के पास में है, कोस्टल एरिया में है, जिसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो वाटर में भी जा रहा है, वो भी मैंग्रोव है। लेकिन यहाँ पर खास बात ये होती है कि जो इनलैंड वाले हैं ना, वहाँ पर न्यूमेटोफोर्स नहीं होती। न्यूमेटोफोर्स यानी कि कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन लेने में हेल्प करती है इस प्लांट की।
वो इनलैंड वाले एरिया में प्रेजेंट नहीं होती इस ब्लैक मैंग्रोव की, वो प्रेजेंट होती हैं उस एरिया में जो कि सी कोस्ट के पास होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जनरली वाटर लॉज्ड एरिया होता है। यहाँ पर वाटर लॉजिंग की वजह से ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं होती, तो इस वजह से ये एडवेंटिशियस रूट बाहर ग्रो कर रही होती है नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि इन रूट्स के थ्रू जो मैंग्रोव है वो ब्रीथ कर सके। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी की। आखिर प्लांट बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, यानी कि प्लांट जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के सपोर्ट के लिए भी हेल्प करती है, उन्हें फूड, ऑक्सीजन और हैबिटेट्स प्रोवाइड करवाती है। फॉर एग्जांपल हम लोगों के लिए प्लांट की लकड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लकड़ियों से अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते हैं, तो वो हमारी लिविंग के लिए इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली खाना भी हमें प्लांट से मिलता है, तो वो इसलिए हमें इम्पोर्टेंट है। और हमें ही नहीं, बाकी सारे प्लांट्स भी हैं जिनके लिए, बाकी सारे अदर एनिमल्स भी हैं जिनके लिए प्लांट फूड के लिए और हैबिटाट्स के लिए और ऑक्सीजन के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट करता ही है। तो इसका मतलब अगर प्लांट प्लांट पर बहुत सारे एनिमल्स डिपेंडेंट रहते हैं, और अगर प्लांट नहीं होगा तो बाकी सारी सिस्टम जो होगा, बाकी सारे जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से भी प्लांट ज़रूरी है हमारे लिए। सेकेंड इज क्लाइमेट रेगुलेशन। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ब्रीथ कर पाते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को काफ़ी हद तक कम करते हैं, इसके लिए भी प्लांट की बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है। थर्ड इज मेडिसिनल एंड इकोनॉमिक वैल्यू। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गई, इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अदर इकोनॉमिक वैल्यूज भी हैं, जैसे सैंडलवुड, या हम कहें तो चंदन की लकड़ी। ठीक है, उन वो ट्रेडिंग में उनका ट्रेड होता है, राइट? तो वो इकोनॉमिक वैल्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर है सॉइल प्रोटेक्शन एंड वाटर साइकिल। जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो सॉइल के इरोजन को प्रिवेंट करती हैं और वाटर बैलेंस को रेगुलेट करके रखती हैं। इस वजह से भी, इन सारी चीज़ों की वजह से प्लांट की बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे थ्रेट्स टू प्लांट बायोडाइवर्सिटी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इनवेजिव स्पीशीज की। इनवेजिव स्पीशीज का मतलब होता है वो स्पीशीज जो कि बाहर से आई हैं, वहाँ की नेटिव नहीं है, जो वहाँ पहले से रह रही है वो नहीं है, जो बाहर से आई हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है वाटर हाइसिंथ का। ये वाटर हाइसिंथ जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि जब ग्रो करना स्टार्ट करता है तो वाटर बॉडीज में, तो ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और सनलाइट को यूज कर लेता है, जिसकी वजह से जो बाकी वाटर बॉडीज के और प्लांट्स या एनिमल्स हैं उन तक ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम्स आती हैं और ये उनके डेथ का रीजन बन जाती है। तो यहाँ पर वाटर हाइसिंथ एक इन्वेजिव स्पीशीज की काम, इन्वेजिव स्पीशीज की तरह एक्ट करती है। सेकेंड है हमारे पास में पॉल्यूशन, यानी कि जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं हमारे एयर में, वाटर में, सॉइल में, वो प्लांट लाइफ को डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक स्पेनिश ओक ली है। ये स्पेनिश ओक का जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हो कि ये बहुत ही डर्टी सा दिखाई दे रहा है, यानी इसके ऊपर डर्ट की एक लेयर जमी हुई है जो बेसिकली एयर पोल्यूशन की वजह से है। आप अपने आसपास में जो प्लांट्स हैं जो कि थोड़े हाइट पर है, बड़े हैं, या फिर बहुत टाइम से ना बहुत इतने डेंस है कि उन तक ना हर एक लीफ पर हवा जो है वो नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से आप देख सकते होंगे कभी कभी उन पर एक लेयर बन जाती है डर्ट की। वो लेयर क्या करती है कि लीव्स के ऊपर स्टोमेटल पोर्स होते हैं, वो उनको ब्लॉक कर देती हैं। उनको अगर वो ब्लॉक कर देगी तो जो स्टोमेटल पोर्स है वो गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से उनकी सिस्टम को इफेक्ट होगा। तो पोल्यूशन इस तरीके से एक्ट करता है। तीसरा हमारे पास में क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो राइजिंग टेम्परेचर्स हैं और जो चेंजिंग वेदर पैटर्न्स हैं वो प्लांट के सर्वाइवल को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इमेज में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये मेज लीफ की इमेज है जो कि हीट से इफेक्टेड है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो कि एक जो लीफ है मेज की वो ब्राउन कलर की है,
और जो इसके आसपास में लीव्स है मेज की वो ग्रीनिश कलर की है। इसका ब्राउन कलर क्यों है? क्योंकि इस पर हीट का ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये पेल हो गई है कलर में, और अब कुछ टाइम बाद में ये झड़ जाएगी। तो यहाँ पर हीट की वजह से इसको डैमेज हुआ है। फिर है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो कि बहुत ही कॉमन टर्म है, यानी कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जब हम पेड़ों को ज़्यादा अमाउंट में काट देते हैं तो ये भी क्या होती है, प्लांट डाइवर्सिटी को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थ्रेट्स टू प्लांट बायोडाइवर्सिटी, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाती है या हानिकारक होती है उनके लिए। तो पहला है इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज का मतलब है बाहर से आई हुई स्पीशीज। अब बाहर से आई हुई स्पीशीज क्या करती हैं, वहाँ पर ऑलरेडी जो नेटिव स्पीशीज है जो ऑलरेडी वहाँ पर रह रही होती है वो उनको इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ वाटर हाइसिंथ का एग्जाम्पल लिया है। ये वाटर हाइसिंथ यानी कि आप जैसे इमेज में देख पा रहे होंगे ये वाटर हाइसिंथ है। ये प्लांट क्या करता है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, और जब ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है तो ये एटमॉस्फेयर की सारी ऑक्सीजन और सनलाइट को खुद यूज़ करता है, जिस वजह से जो बाकी सारे एक्वाटिक लाइफ है उन्हें ऑक्सीजन सनलाइट नहीं मिल पाती, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, जो कि ऑलरेडी पहले वहाँ से रह रहे थे। तो यहाँ पर वाटर हाइसिंथ एक इन्वेजिव स्पीशीज की तरह एक्ट कर रही है। सेकेंड इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है प्लांट्स के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक स्पेनिश ओक का एग्जांपल लिया है। आप देख सकते हो कि इसकी लीव्स काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो रखी हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि ये मैंने स्पेनिश ओक का एग्जांपल लिया है, लेकिन आप ये कॉमनली अपने आसपास भी देख सकते हो कि जो आपके आसपास में बड़े बड़े ट्रीज है, लाइक अशोका का पेड़ जो है वो थोड़ा काफ़ी हाइट पकड़ लेता है वो। तो जब आप देखोगे तो कई ऐसे उसके एरियाज होते हैं जो बहुत डेंस होते हैं और वहाँ पर एयर जो है वो नहीं जा पाती, तो वो एक तरीके से अनटच्ड एरिया रहता है। वहाँ पर आप देखोगे तो मिट्टी की या डर्ट की एक लेयर जमी हुई होती है उनके ऊपर। वो लेयर बेसिकली क्या करती है, जो स्टोमेटल पोर्स है लीफ पर वो ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो लीफ है उसको फोटोसिंथेसिस और गैसेस एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, तो पोल्यूशन जो है वो ये पोर्स को क्लॉज करने का काम करता है लीव्स के। थर्ड इज क्लाइमेट चेंज। अब राइजिंग टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स की वजह से प्लांट के सर्वाइवल को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेज लीफ का एग्जांपल लिया है जो कि हीट से इफेक्टेड है। आप देख सकते हो कि इसके आसपास में जो बाकी सारी लीफ है वो तो हरी भरी है, लेकिन ये एक, क्योंकि इस पर हीट का ज़्यादा इफेक्ट हुआ इस वजह से ये ब्राउनिश कलर की हो गई, फेड हो गई, एक तरीके से हम कह सकते हैं बर्न हो गई, जो कुछ टाइम बाद में अब झड़ जाएगी वहाँ से। और चौथा है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन की वजह से। ये भी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी को हार्म करता है, जो कि एक बहुत ही कॉमन रीजन है और हमने अधिकतर सुना होता है, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन एफर्ट्स। इसका मतलब कि हम किस तरीके से प्लांट डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख सकते हैं, या हम ऐसे कौन से स्टेप्स ले सकते हैं जिनसे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व रहे, वो बची रहे, उसको बचाने के लिए। सबसे पहला इसमें एफॉरेस्टेशन। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो हम लोग डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरा है प्रोटेक्टेड एरियाज एंड नेशनल पार्क्स। अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज या नेशनल पार्क्स बनाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर हैबिटेट में ह्यूमन इंटरफेयर को रिस्ट्रिक्ट करते, लिमिट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्पीशीज है वहाँ की वो कंजर्व रहती हैं, और वो उसको कोई थ्रेट नहीं होती ह्यूमन बीइंग से या फिर और अदर एनिमल्स की, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं। थर्ड है सीड बैंक्स एंड बॉटनिकल गार्डन्स। यहाँ पर प्लांट की सीड्स को स्टोर करा जाता है ताकि उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाया जा सके, और इस तरीके के मेथड्स लाए जाते हैं ताकि उन्हें ग्रो किया जा सके। फोर्थ इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ये हमें कहती है कि हमें इको फ्रेंडली फार्मिंग करनी चाहिए, यानी कि हमें काऊ डंग या मेन्योर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ना कि फर्टिलाइजर्स, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स का, क्योंकि वो हमारी सॉइल को हार्म करते हैं और फिर वो सॉइल से लीच आउट होके वाटर बॉडीज तक जा सकते हैं, जो कि फूड चेन में भी इन्वॉल्व होकर के एनिमल की लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं या अदर प्लांट की लाइफ को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इको फ्रेंडली फार्मिंग की बात करी गई है कि यहाँ पर हमें कम से कम केमिकल्स का यूज़ करना चाहिए फार्मिंग में। अब हम बात
करेंगे स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया में प्लांट की डाइवर्सिटी 45,000 से भी ज़्यादा है। यहाँ पर 45,000 से भी ज़्यादा प्लांट स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं। यहाँ पर 106 नेशनल पार्क्स है, 564 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 99 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं एंड 219 कम्युनिटी रिजर्व्स हैं। फिर यहाँ पर है कि जो वर्ल्ड की रिकॉर्डेड बायोडाइवर्सिटी है उसकी 7 to 8% इंडिया में पाई जाती है। फिर है एंडेमिक स्पीशीज, ऐसी बहुत सारी स्पीशीज है जैसे कि सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी, वो यूनिक है इंडिया के लिए। और इसके साथ साथ इंडिया के पास में 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से 4 हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया के पास। सबसे पहला हिमालय जो कि हाई एल्टीट्यूड फ्लोरा एंड फौना में रिच है। फ्लोरा यानी कि दैट इज द टर्म फॉर प्लांट स्पीशीज, प्लांट डाइवर्सिटी, एंड फौना जो कि एनिमल डाइवर्सिटी को बताती है। सेकेंड इज इंडो बर्मा रीजन, ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है जहाँ पर कि रियर ऑर्चिड्स जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। थर्ड है वेस्टर्न घाट्स जो कि इंडियन रोजवुड यानी कि जो शीशम का पेड़ होता है वो ज़्यादा पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, वो बहुत कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको इमेज में दिखाई भी दे रहा होगा, ये शीशम की लकड़ी है नीचे की तरफ और ये उस ऊपर वाली पिक्चर में शीशम के पेड़ की लीव्स हैं ये। फोर्थ है हमारे पास में सुंदरलैंड जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वाला पार्ट है जहाँ पर कोरल रीफ्स एंड रेन फॉरेस्ट पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए क्या क्या थ्रेट है या कौन सी ऐसी चीज़ें जो उसके लिए हार्मफुल है। तो सबसे पहले जो कि बहुत ही कॉमन है, डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस। यहाँ पर क्या होता है कि अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से जो फॉरेस्ट कवर हटा दिए जाते हैं तो प्लांट स्पीशीज को नुकसान हो ही रहा है, साथ में उन पर रहने वाले एनिमल स्पीशीज को भी नुकसान होता है, तो हैबिटेट का लॉस हो रहा है वहाँ पर। सेकेंड है हमारे पास में क्लाइमेट चेंज, जो राइजिंग टेम्परेचर्स हैं और अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून वो स्पीशीज के सर्वाइवल को इम्पैक्ट करते हैं। यानी कि अचानक से जो राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बहुत सारी स्पीशीज को हार्म कर रहा है, जिसकी वजह से जो अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून का इम्पैक्ट आ जा रहा है ना, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, कहीं पर बहुत ही कम बारिश हो रही है, ड्राई कंडीशंस आ रही है, ड्रॉट आ रहा है तो वो भी प्रॉब्लम है। तो फ्लडेड एरियाज भी प्रॉब्लमेटिक है, तो ड्रॉट वाले एरियाज भी प्रॉब्लमेटिक है, तो ये भी एक थ्रेट है। थर्ड है पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, यानी यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो भी एनिमल स्पीशीज के लिए तो हम क्या करते हैं हंटिंग वगैरह जो उनके लिए हार्मफुल है, लेकिन प्लांट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ सैंडलवुड की, जो चंदन की लकड़ी है उसका भी क्या होता है ट्रेड होता है, ठीक है। तो उस पर भी गवर्नमेंट ने या उसकी स्मगलिंग कह सकते हो, क्योंकि वो भी क्या होती है हमारी एक तरीके से धरोहर है, हमारी हमारी हेरिटेज है एक तरीके से वो। तो उसका ट्रेड जो है वो भी क्या करना है, वो भी उसका ट्रेड जो है वो भी हमारे लिए वो एक थ्रेट है उसकी बायोडाइवर्सिटी के लिए उसका ट्रेड, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास में पोल्यूशन, हमने देख के लिया एयर वाटर सॉइल कि पोल्यूशन की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी हार्म होती है। पांचवा है हमारे पास में इनवेजिव स्पीशीज। इनवेजिव स्पीशीज जो क्या करती हैं, जैसे हमने वाटर हाइसिंथ का एग्जांपल लिया था, सेम वही चीज़ है कि वहाँ पर बाहर से कोई स्पीशीज आकर करके वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके वहाँ की नेटिव स्पीशीज को इफेक्ट करती हैं। फिर हम बात करेंगे कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया। इंडिया जो है वो कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से एफर्ट्स लगा रहा है वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज की प्रोटेक्शन के लिए लीगल राइट्स प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड इज बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 रिजर्व्स हैं जैसे कि नीलगिरी और सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, जो कि हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। थर्ड है हमारे पास में नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, बहुत सारे मिशन एस्टैब्लिश किए जाते हैं ताकि फॉरेस्ट कवर जो है वो रिस्टोर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जा सके। फोर्थ है सीड बैंक्स एंड बॉटनिकल गार्डन्स, जो भी रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है उन्हें प्रिजर्व करने के लिए सीड बैंक्स एंड बॉटनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज और पब्लिक अवेयरनेस ये की फैक्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए।
ओके, सो इस क्लास के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।